नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का आपके अपनी YouTube चैनल ऑनलाइन शर्ट डीके में। और आज हम देखने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि उपयोगी होंगे आपके आने वाले टेट एग्जाम के लिए। तो आइए और बढ़ते हैं आज के इन बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर अधिगम का व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक थे। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मिलेंगे आपको, सीधा क्वेश्चन और उसका आंसर, क्योंकि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन आपके लिए उपलब्ध हो पाए। तो यहाँ पर अधिगम का व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक यहाँ पर रहेंगे क्लार्क हल, जो कि थे ये अधिगम का व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक थे। आगे देखें, अधिगम का मुख्य चालक क्या कहलाता है। तो अधिगम का मुख्य चालक जो होता है वो यहाँ पर कहलाता है अभिप्रेरणा। इसे हम कहेंगे अभिप्रेरणा। अधिगम का मुख्य नियम क्या है। तो अधिगम का जो मुख्य नियम होता है समतत्परता का नियम के नाम से जानते हैं, और ये अधिगम का यहाँ पर मुख्य नियम रहेगा। आगे देखते हैं, समंजन की प्रक्रिया है। तो यहाँ पर समंजन की प्रक्रिया के अंतर्गत प्रक्रिया होगी गतिशीलता। अगर आगे क्वेश्चन आता है यहाँ पर, स्थानांतरण के लिए प्रमुख रूप से आवश्यक है। तो स्थानांतरण के लिए प्रमुख रूप से आवश्यक होगा, निश्चित रूप से स्थायी अधिगम जो होगा वो यहाँ पर प्रमुख रूप से आवश्यक होगा। आदर्श एवं मूल्यों को अधिगम स्थानांतरण प्रक्रिया में किस मनोवैज्ञानिक ने महत्व प्रदान किया। तो यहाँ पर WC बागले ने यहाँ पर आदर्श मूल्यों एवं मूल्यों को अधिगम स्थानांतरण प्रक्रिया में महत्व प्रदान करने वाले हैं। आगे देखें, यहाँ पर अधिगम की सफलता का मुख्य आधार माना जाता है। तो अधिगम की सफलता का मुख्य आधार जो है वो माना जाता है लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा को यहाँ पर माना जाता है। व्यक्तित्व के निर्माण का महत्वपूर्ण साधन। तो यहाँ पर व्यक्तित्व के निर्माण का महत्वपूर्ण साधन जो होगा सहयोग यहाँ पर रहेगा। और अधिगम को प्रभावित करता है यहाँ पर निश्चित रूप से कक्षा का। तो निश्चित रूप से कक्षा का क्या अधिगम को प्रभावित करेगा, मनोवैज्ञानिक जो वातावरण रहेगा वो यहाँ पर अधिगम को प्रभावित करेगा। वैसे तुम कह सकते हैं कि अधिगम को बहुत सारी चीज़ें प्रभावित करती है, पर यहाँ पर कक्षा के बारे में बात की थी तो वहाँ पर वातावरण। आगे देखिए, टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बालक की बुद्धिलब्धि जो होती है कितने से अधिक होती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि टर्मन के अनुसार जो प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि होगी उसका जो IQ होगा वो 140 से अधिक यहाँ पर देखने को रहेगा। जिस बालक की बुद्धिलब्धि 70 से कम होगी उसको मंद बुद्धि बालक कहा जा सकता है। यह कथन किसका है। तो ये कथन देने वाले जो है वो है क्रो एंड क्रो। चोरी, झूठ व क्रोध करने वाला बालक है। तो यहाँ पर चोरी, झूठ और क्रोध करने वाला बालक जो होगा वो एक समस्यात्मक बालक यहाँ पर रहेगा, क्योंकि ऐसे बालक को हम समस्यात्मक बालक कहेंगे। आगे देखिए, प्रतिभाशाली बालक 80% धैर्य नहीं होते, 96% अनुशासित होते हैं और 58% मित्र बनाने की इच्छा रखते हैं। यह कथन किसका है। तो ये कथन देने वाले जो हैं वो हैं वीटी, और इनका ये कथन यहाँ पर रहेगा। एक बालक की वास्तविक आयु 12 वर्ष, मानसिक आयु 15 वर्ष है, तो उसकी बुद्धिलब्धि कितनी होगी। तो यहाँ पर आप सूत्र लगा करके आसानी से निकाल सकते हैं। सूत्र रहेगा मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु और गुणित 100, और इसका प्रयोग करेंगे तो आप 125 यहाँ पर उत्तर निकाल पाएंगे। आगे देखिए, अगला प्रश्न आता है, अवधान का संबंध होगा। तो अवधान का संबंध जो होगा वो हमारे मानसिक विकास से इसका संबंध रहता है। आगे देखें, बुद्धिलब्धि के लिए विशिष्ट श्रेय किस मनोवैज्ञानिक को जाता है। तो बुद्धिलब्धि के लिए विशिष्ट श्रेय जो है वो जाता है स्टर्न को। यहाँ पर संवेगात्मक जीवन में स्थानांतरण का एक नियम वास्तविक तथ्य है। यह कथन किसका है। तो यहाँ पर ड्रम्ड और मेलन का ये जो कथन है ये इनका रहेगा। प्रतिभाशाली बालक की विशेषता है। तो प्रतिभाशाली बालक की क्या विशेषता होती है। तर्क, स्मृति, कल्पना आदि मानसिक तत्वों का विकास, उदार एवं हंसमुख प्रवृत्ति के होते हैं और दूसरों का सम्मान करते हैं, निंदा नहीं करते हैं। ये प्रतिभाशाली बालक की यहाँ पर विशेषताएं रहेंगी। सूझ, वास्तविक स्थिति का आकस्मिक सिद्धांत, निश्चित और तात्कालिक ज्ञान है। यह कथन किसका है। तो ये कथन यहाँ पर रहेगा जो मनोवैज्ञानिक गुण हैं उनका ये कथन यहाँ पर रहेगा। अधिगम स्थानांतरण के लिए अधिगमकर्ता में योग्यता होना चाहिए। तो अधिगमकर्ता में क्या योग्यता होना चाहिए। तो उसमें सही स्थिति चयन की योग्यता यहाँ पर होना चाहिए। इसके साथ में अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं, अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत के जनक कौन है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण और प्रश्न है। कोहलर यहाँ पर सिद्धांत के जनक रहेंगे। जिस सिद्धांत के अनुसार प्राणी किसी परिस्थिति को देखकर तथा अनुभव करके उसकी पूर्ण आकृति बनाते हैं वह है, तो वो यहाँ पर रहेगा गेस्टाल्ट का सिद्धांत। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आता है, अनुकरण सिद्धांत के द्वारा बालक में क्या विकसित किया जा सकता है। तो अनुकरण सिद्धांत के द्वारा बालक में विकसित किया जाता है सद्विचार, सद्व्यवहार आदि जो हैं ये यहाँ पर विकसित किए जा सकते हैं।
उच्च मानसिक विकास के लिए क्या आवश्यक होगा, तो उच्च मानसिक विकास के लिए उत्तम स्वास्थ्य जो होगा वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जरूरी होगा। सीखने की प्रक्रिया की एक प्रमुख विशेषता पठार है। यह कथन किसका है, तो देखिए सीखने की प्रक्रिया की एक प्रमुख विशेषता पठार है। ये कथन देने वाले जो थे वो थे राज, और इनका ये कथन यहाँ पर रहेगा। सीखने में उन्नति पूर्ण संभव है, यहाँ कथन जो है सिद्धांत रूप में, सीखने में उन्नति पूर्ण संभव है सैद्धांतिक रूप में। सीखने की आवश्यकता है, तो सीखने की आवश्यकता बालक का पूर्ण व्यक्तित्व जो है सीखना प्रारंभ होता है, तो जिज्ञासा से सीखना जो होता है वो प्रारंभ यहाँ पर रहेगा। इसके साथ में आगे बात करते हैं, तो सीखने की प्रक्रिया संपादित होती है, तो सीखने की प्रक्रिया शिक्षकों से संपादित होती है, यहाँ पर उत्तर होगा शिक्षकों से। सीखने की गति निर्भर करती है, तो सीखने की जो गति होगी वो निर्भर करेगी सीखने वालों की रुचि पर और उसकी जिज्ञासा पर, सीखने वालों के प्रेरणा पर। तो निश्चित रूप से यहाँ पर सीखने की गति जो इन सभी कारकों पर निर्भर करेगी। आगे देखिए अगला प्रश्न आता है, सीखने में रुकावट आने का प्रमुख कारण क्या होगा, तो यहाँ पर पुराने आदतों का नई आदतों के साथ संघर्ष, कार्य की जटिलता, शारीरिक सीमा आदि जो कारण हैं ये यहाँ पर हो सकते हैं जिम्मेदार। सीखने का सूझ सिद्धांत निम्न में से किस जानवर पर प्रयोग किया गया था, यानी कि सीखने का जो सूझ का सिद्धांत है उसको पुष्टि के लिए किस जानवर पर प्रयोग किया गया था, तो चिंपैंजी पर यह प्रयोग यहाँ पर किया गया था। आगे देखिए, एक बालक कक्षा में इसलिए नहीं भागता कि शिक्षक द्वारा अन्य भागने वाले बच्चों को दंडित किया जाता है। इसका अनुकरण किसका सिद्धांत पर आधारित है, तो निश्चित रूप से दंड के सिद्धांत पर आधारित अनुकरण बच्चे का यहाँ पर रहेगा। बंडूरा जो है इनका प्रमुख रूप से व्यक्ति सिद्धांतों की संख्या है, तो यहाँ पर बंडूरा के प्रमुख व्यक्ति सिद्धांतों की संख्या यहाँ पर रहेगी 2। और बंडूरा ने अपने सिद्धांत का प्रयोग किस पर किया था, तो इन्होंने बालकों पर ये प्रयोग अपना किया था। इसके साथ में अगला प्रश्न भी इनसे संबंधित है। बंडूरा के अधिगम सिद्धांत का प्रमुख साधन था, तो इनका प्रमुख साधन जो था वो था फिल्म यहाँ पर। और आगे बात करें तो बंडूरा के द्वारा प्रस्तुत अधिगम सिद्धांत में फिल्म के भाग थे, तो यहाँ पर फिल्म के भाग जो थे वो 3 भाग इसमें थे। बंडूरा ने प्रथम कप में अपनी प्रयोग संबंधी क्रियाओं को किन तथ्यों को स्थान प्रदान किया है, तो यहाँ पर इन्होंने पुरस्कार और दंड को यहाँ पर स्थान जो है वो प्रदान किया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आता है, विद्यालयों के नियमों का अनुकरण छात्रों के द्वारा किया जाता है, तो यहाँ पर दंड के आधार पर किया जाता है। अंतर्दृष्टि पर प्रभाव डालने वाले तत्व हैं, तो यहाँ पर बुद्धि, अनुभव, प्रयत्न, त्रुटि आदि जो हैं ये सभी अंतर्दृष्टि पर प्रभाव डालने वाले यहाँ पर कारक रहेंगे। जिन आदतों का संबंध मस्तिष्क से होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, तो नाड़ी मंडल से संबंधित आदतें होती हैं यहाँ पर। जब पूर्व प्राप्त अनुभव नवीन समस्या को हल करने में सहायक होते हैं, तो निश्चित रूप से ये कहलाते हैं, तो उसे हम कहेंगे यहाँ पर धनात्मक स्थानांतरण उसे कहा जाएगा, जब आपके पूर्व प्राप्त अनुभव नवीन समस्या को हल करने में सहायक होंगे। आगे देखिए, मूल प्रवृत्तियाँ एक जाति के प्रेमियों में एक सी होती है। यह कथन जो है ये किसका है, तो यह कथन देने वाले जो थे वो भाटिया थे, इनका ये कथन यहाँ पर रहेगा। सामाजिक रूप से उपयोगी तथा अधिगमकर्ता द्वारा उसकी स्वीकृत उपयोगिता किसी क्रिया में उत्पन्न करती है, तो यहाँ पर ये स्थायी अधिगम जो है ये उत्पन्न करेगी। मूल प्रवृत्तियों का में अवश्य होता है, तो मूल प्रवृत्तियों में अनुभव अवश्य होता है। और इसी के साथ में हम बात करें अगले प्रश्न की, रूढ़िवाद समाज में सामाजिक अधिगम की मंदता का कारण होता है, तो यहाँ पर देखिए रूढ़िवादी समाज में सामाजिक अधिगम की मंदता का जो कारण होगा वो अस्वस्थ परंपराएं, अंधविश्वास, अनुपयोगी परंपराएं आदि यहाँ पर हो सकती हैं। इसमें किसी समाज में आंतरिक कला, संघर्ष और आसक्ति का वातावरण है, तो मतलब उसका यहाँ पर कारण क्या हो सकता है, तो यहाँ पर द्वंद्व उसका कारण रहेगा। सीखने का मुख्य नियम है, तो सीखने का मुख्य नियम अभ्यास का नियम जो होगा वो सीखने का मुख्य नियम रहेगा। सीखने के बिना संभव नहीं है, तो यहाँ पर वृद्धि अभिवृद्धि जो है वो सीखने के बिना संभव नहीं होगी। आगे देखिए, तत्परता के द्वारा हम सीख लेते हैं, तत्परता के द्वारा हम शीघ्र सीख लेते हैं, यानी कि तत्परता का मतलब ही होता है तत्पर सीखना। थार्नडाइक मनोवैज्ञानिक थे, थार्नडाइक यहाँ पर जो मनोवैज्ञानिक थे ये थे यहाँ पर अमेरिका के मनोवैज्ञानिक। आगे देखिए अगला प्रश्न आता है, कोहलर का अधिगम सिद्धांत निम्नलिखित नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पर हम कहें कि कोहलर का अधिगम सिद्धांत निम्नलिखित में से जाना जाएगा, तो वो जाना जाएगा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत।
सीखने के लिए विषय सामग्री का स्वरूप होना चाहिए, तो सीखने के लिए विषय सामग्री का स्वरूप जो है वह सरल से कठिन की ओर होना चाहिए। सीखना प्रभावित होता है, तो निश्चित रूप से प्रेरणा के द्वारा ये सीखना जो होता है ये प्रभावित होता है। इसके साथ में आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है, कक्षा में वातावरण में सीखने का महत्वपूर्ण नियम है, तो यहाँ पर महत्वपूर्ण नियम जो होगा वो यहाँ पर होगा हस्तलेखन। आगे देखिए, अधिगम स्थानांतरण के लिए आवश्यक है, तो अधिगम स्थानांतरण के लिए आवश्यक है यहाँ पर सीखने की जो उपयुक्त विधियाँ हैं वो यहाँ पर अधिगम स्थानांतरण के लिए आवश्यक हैं। सामाजिकरण को सामाजिक अनुकूलन की प्रक्रिया किस विद्वान ने स्वीकार की है, तो यहाँ पर सामाजिकरण को सामाजिक अनुकूलन की प्रक्रिया स्वीकार करने वाले वैज्ञानिक जो थे वो थे यहाँ पर रास। आगे देखिए, सामाजिकरण के माध्यम से व्यक्ति समाज में कैसा सदस्य बनता है, तो सामाजिकरण के माध्यम से व्यक्ति समाज में मान्य, कुशल, सहयोगी और सक्रिय सदस्य बनता है। आगे देखिए, एक बालक के सामाजिकरण की प्रक्रिया किस परिस्थिति में उचित होगी, तो निश्चित रूप से पोषण की उपलब्धता रहेगी तो उसकी जो सामाजिकरण की प्रक्रिया है वो उचित होगी। आगे देखिए, एक परिवार में बालकों के साथ सहानुभूति, प्रेम का व्यवहार किया जाता है, परंतु बालक के कार्यों को सामाजिक स्वीकृति नहीं मिल पाती है, तो ऐसी स्थिति में बालक का सामाजिकरण कैसा होगा, तो यहाँ पर उसका सामाजिकरण जो होगा वो मंद होगा, तो मंद सामाजिकरण यहाँ पर रहेगा। विद्यालय में सामाजिकरण की प्रक्रिया के लिए बालकों को कार्य दिवस दिया जाना चाहिए, तो यहाँ पर बच्चों को सामूहिक कार्य जो है वो यहाँ पर कार्य देना चाहिए, जिससे बच्चों के सामाजिकरण की प्रक्रिया जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा विकसित हो। सामाजिकरण का में मुख्य रूप से सहयोगी तथ्य हैं, तो यहाँ पर सहकारिता जो है ये मुख्य रूप से यहाँ पर सहयोगी तथ्य के रूप में रहेगा। आगे देखते हैं, बालकों के सामाजिक विज्ञान शिक्षण को प्रथम विषय के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है और उस समाज में बालक की सामाजिकरण की प्रक्रिया होती है, तो वहाँ पर बालक के सामाजिकरण की प्रक्रिया तीव्र और सर्वोत्तम यहाँ पर रहेगी। सामाजिकरण की प्रक्रिया में मुख्य रूप से योगदान होता है, तो यहाँ पर पुरस्कार और दंड का यहाँ पर प्रमुख रूप से योगदान होता है। विद्यालय में किस प्रकार का शिक्षण सामाजिकरण का मार्ग प्रशस्त करता है, तो यहाँ पर देखें तो गतिविधि आधारित शिक्षण, खेल शिक्षण, समूह शिक्षण आदि जो हैं ये यहाँ पर सामाजिकरण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। मानसिक विकास की मंदता प्रभावित करती है, तो यहाँ पर मानसिक विकास की मंदता प्रभावित करती है वो करेगी अधिगम को यहाँ पर प्रभावित। एक बालक को पेन की आवश्यकता है और एक बालक को पेन नहीं है धन की आवश्यकता है, और आवश्यकता होने पर पिता से धन मांगता है। इसके लिए उपेक्षा मिलने पर वह धन कमाने के कौशलों को सीखने लगता है, तो इस कार्य में किस प्रकार का संवेग का योगदान यहाँ पर रहेगा, तो यहाँ पर आत्माभिमान जो उसका संवेग है उसका योगदान यहाँ पर रहेगा। व्यक्तित्व निर्माण एवं विकास की प्रक्रिया में योगदान होता है, तो यहाँ पर संवेग का स्थायित्व का योगदान यहाँ पर रहेगा। एक बालक मर्यादित व्यवहार को सीखता है, उसके मूल उद्देश्य में निहित होता है, तो यहाँ पर चारित्रिक, नैतिक, सामाजिक विकास आदि के जो है वो उसके मूल उद्देश्य में निहित होते हैं। चरित्र को माना जाता है, तो चरित्र को माना जाएगा यहाँ पर सामाजिक धरोहर के रूप में माना जाएगा। आगे अगला प्रश्न आता है, प्रभावी एवं उच्च अधिगम के लिए क्या आवश्यक है, तो प्रभावी एवं उच्च अधिगम के लिए आवश्यक है मानसिक विकास यहाँ पर आवश्यक होगा। शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य का प्रभाव पड़ता है, तो यहाँ पर शिक्षण अधिगम दोनों पर यहाँ पर प्रभाव निश्चित रूप से पड़ेगा। एक बालक सत्य इसलिए बोलना सीखता है क्योंकि यह चरित्र का सर्वोत्तम गुण है, और उसकी यह सीखने की प्रक्रिया जो होगी ये कैसी होगी, तो यहाँ पर सीखने की प्रक्रिया उसकी सकारात्मक होगी। आगे देखते हैं, एक बालक चोरी करना छोड़कर सत्य का आचरण सीखता है, तो उसको सीखने की प्रक्रिया में मूल में समाहित होता है, तो यहाँ पर चारित्रिक विकास की जो भावना है वो यहाँ पर समाहित होगी। हम की भावना संबंधित क्रियाओं को बालक किस अवस्था में सीखता है, तो हम की भावनाओं से संबंधित क्रियाओं को बालक जो है बाल्यावस्था में यहाँ पर सीखता है। नैतिक क्रियाओं को सीखने समय बालक की आयु होती है, तो नैतिक क्रियाओं को सीखते समय बालक की जो आयु होती है वो लगभग 4 वर्ष की आयु यहाँ पर रहती है। बालक अपनी क्रियाओं का परिणाम के आधार पर सीखने का प्रयास करता है, किस आयु में करेगा, तो वो यहाँ पर करता है 5 से 6 वर्ष की आयु में बालक अपनी क्रियाओं को परिणाम के आधार पर सीखने का प्रयास करता है। तथ्यात्मक ज्ञान
को सीखने में सर्वप्रथम आवश्यकता होती है, तो यहाँ पर तथ्यात्मक ज्ञान को सीखने में सर्वप्रथम आवश्यकता होती है, वो होती है यहाँ पर भाषाई विकास की। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, सामान्य भाषाई स्थिति में बालक 200 से 225 तक शब्द जो है किस आयु में सीखते हैं। तो देखिए, सामान्य भाषा की स्थिति में यदि हम देखें 200 से 225 तक शब्द जो हैं बच्चे 2 वर्ष की आयु में सीखते हैं। सीखने के नियमों के प्रतिपादक हैं, तो यहाँ पर सीखने के नियमों के प्रतिपादक जो हैं वो थॉर्नडाइक रहेंगे, और इसी के साथ में सीखने के नियम जो है आधारित है, तो ये प्रयास त्रुटि विधि पर यहाँ पर नियम इसके आधारित रहेंगे। प्रयास एवं त्रुटि के द्वारा सीखना ही उद्दीपक प्रतिक्रिया का सिद्धांत यहाँ पर माना जाता है। पावलोव थे, तो पावलोव जो थे वो एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे, और इसी के साथ में अगला प्रश्न आता है, पावलोव ने संबंध प्रत्यावर्तन सिद्धांत का प्रयोग सर्वप्रथम किस पर किया था। तो यहाँ पर इन्होंने ये जो प्रयोग किया था, ये सर्वप्रथम जो किया था वो तो किया था इन्होंने कुत्ते के ऊपर। आगे देखिए, बालकों को कविताओं के माध्यम से शिक्षण करना प्रभावशाली माना जाता है, और क्योंकि कविताओं में निहित होती है, तो कविताओं में यहाँ पर निहित रहेगा सौंदर्य। सौंदर्यात्मक विकास एवं काव्य अधिगम में संबंधित होता है, तो यहाँ पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सौंदर्यात्मक विकास एवं काव्य अधिगम से संबंधित होता है। आगे देखिए, संगीत एवं लोक कला लोकगीत का अधिगम बालक शीघ्रतम से करते हैं, क्योंकि इसमें निहित होता है, तो यहाँ पर निहित जो होगा वो सौंदर्य एवं भाव पक्ष जो होगा वो इसमें यहाँ पर निहित होगा। एक बालक एक मूर्ति को देखकर उसे बनाने का प्रयास करता है, उसके इस मूल में समाहित होगा, तो यहाँ पर सृजनात्मकता जो होगी वो इसमें यहाँ पर समाहित रहेगी। बालक के द्वारा राजा, चोर एवं सिपाही की भूमिका का निर्वहन करना एवं उसकी गतिविधियों को सीखना निर्भर करता है, तो यहाँ पर सृजनात्मकता के विकास पर ये यहाँ पर निर्भर करेगा। आगे देखिए, अंतर्दृष्टि का सूझ का सिद्धांत के जनक है, तो यहाँ पर अंतर्दृष्टि या सूझ के सिद्धांत के जनक जो हैं वो यहाँ पर हैं कोहलर। आगे देखते हैं, सामाजिकरण की प्रक्रिया में योगदान होता है, तो सामाजिकरण की प्रक्रिया में योगदान मूल प्रवृत्ति, जन्मजात प्रवृत्ति और बालक के व्यक्तित्व का यहाँ पर योगदान रहता है। आगे देखिए, मानव जैविकी प्राणी से सामाजिक प्राणी कब बन जाता है। तो जब मानव जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी बन जाएगा, जब वो सामाजिक अंतर्क्रिया करेगा, सामाजिकरण करेगा और सामाजिक संपर्क के माध्यम से वो यहाँ पर सामाजिक प्राणी जो है वो बन जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न था। अगले प्रश्न की बात करें तो सामान्य रूप से बालकों के द्वारा अमर्यादित आचरणों को नहीं सीखा जाता है, सामाजिक अस्वीकृति के रूप में नहीं सीखा जाएगा। परिवार को झूले की संज्ञा जो दी है ये किसने दी है, तो यहाँ पर परिवार को झूले की संज्ञा दी है गोल्डस्टीन ने, ये संज्ञा यहाँ पर दी है। बालक के परिवार में सामाजिकरण की प्रक्रिया जो है संभव होती है, तो ये संभव कब होगी, तो अनुकरण के माध्यम से बालक की परिवार में सामाजिकरण की प्रक्रिया जो है वो संभव होती है। आगे देखिए, विद्यालय में बालक के सामाजिकरण की प्रक्रिया होती है, तो विद्यालय में बालक की सामाजिकरण की प्रक्रिया आपसी अंतर्क्रिया, विभिन्न संस्कृतियों के मेल के द्वारा, आदि सभ्यताओं के मेल के द्वारा से ये संपन्न होती है। गोल्डस्टीन के अनुसार सामाजिकरण की प्रक्रिया संपन्न होती है, तो ये सामाजिक विश्वास, सामाजिक उत्तरदायित्व के द्वारा यहाँ पर प्रक्रिया संपन्न होती है। किस समाज में रहने वाले बालक का सामाजिकरण तीव्र गति से संबद्ध होगा, तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि शिक्षित समाज में रहने वाले बालक का सामाजिकरण जो होगा वो निश्चित रूप से तीव्र गति से होगा। खेलकूद में सामाजिकरण की प्रक्रिया की तीव्रता का आधार होता है, तो यहाँ पर अंतर्क्रिया, प्रेम, सहानुभूति, सहयोग आदि जो गतिविधियाँ होगी वो खेलकूद में सामाजिकरण की प्रक्रिया का आधार यहाँ पर रहेगा। जिस समाज में रीति रिवाज, परंपराओं का अभाव पाया जाता है, वहाँ पर सामाजिकरण की स्थिति जो होगी वो मंद रहेगी। आगे देखिए, स्थानांतरण प्रक्रिया की सफलता के लिए आवश्यक है, तो यहाँ पर समरूप तत्वों का चयन जो है वो आवश्यक होगा। स्वस्थ शरीर में निहित है, तो स्वस्थ शरीर में क्या निहित होगा, तो स्वस्थ शरीर में निश्चित रूप से स्वस्थ मन जो रहेगा वो यहाँ पर निहित रहेगा। दोस्तों, यहाँ पर आज के हमारे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित जो प्रश्न थे ये समाप्त होते हैं। क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया और तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी ही एक और नए किसी वीडियो के साथ। धन्यवाद।